नींदें आंखों से चूड़ी, रातें ख्वाबों से मोड़ी, ये जाने मैं कहाँ। गाइस, इंटरव्यू से पहले डिस्क्लेमर। अगर आप पैसा देके देखेंगे ना तो आपको उसका ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे। तो गाइस, सुनिधि को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप मुझसे फ्री में पासेस मांगे। मिल गई आज आसमां से, आ गई आगे मैं जहां से, ये क्या हुआ। बेबी निधि के बारे में अब जब सुनिधि सोचती हैं, As I started walking towards my seat with the award, I realized that that award, the gravity of that moment started to sink in and it started getting heavier in my hands. I felt it कि ये actually अभी हुआ है। फर्स्ट फिल्म जिसमें आपने गाना गाया था, हाउ दैट हैपेंड? मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा कोई बच्चे का गाना गवाएंगे। जब गाना ख़त्म हो गया तो मुझे बताया गया कि ये पता है ये फिल्म की हीरोइन के लिए गाया तुमने, और मैं 11 साल की थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा क्या। बट आपके लिए आपके फादर ने अपना करियर छोड़ दी। इतने सारे लोगों से हम मिले, हमने बोला कि मैं गाती हूँ या जो भी है, वो पापा ने मेरी तरफ से बात की, मैं तो चुप थी। और अगर कुछ हार्डशिप्स भी झेलनी पड़ी तो वो उन्होंने झेली है। एक चीज और, जब आप आए थे हाई पिच वॉइसेस जो हैं बहुत चलती थी। जब ये बात होती होगी कि मेरी एक पर्टिकुलर तरह की आवाज़ है, तब मैं बहुत ही छोटी थी। अच्छा सुनिधि, जब स्टेज पे होते हैं तो कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है, भाई कोई फैंस हैं वो आपके ऊपर जो है कुछ फेंक रहे हैं, या जैसा कि आपने कहा प्यार में या एक्साइटमेंट में ऐसे कुछ आ गया था स्टेज पे, बॉटल या कुछ, बट इट्स ओके। आई मीन इट डिडंट मैटर टू मी। इट्स नॉट अ रेड फ्लैग कि यार ये क्या हो गया। वी हैव टू हैव द राइट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम व्हिच इज कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट टू ओवरवेलमिंग, बिकॉज अल्टीमेटली ऑन स्टेज चाहे आप जो भी पहन लो, it is the voice, it's the performance that people are going to remember and not your costume. जब एक 3 घंटे का शो खत्म होता है, हाई एनर्जी शो सब, उसके बाद सबसे पहली चीज सुनिधि क्या करती है? होटल रूम में जाके जो वहाँ कुकी उन्होंने लाके रखी मेरे लिए, वो खाती? वो पहले खा लेती। गाइस, इंटरव्यू से पहले डिस्क्लेमर, दिस इंटरव्यू मे साउंड लाइक थोड़ा सा फैन बॉय, और अगर वो नहीं होगा तो फिर आपका मुझे ट्रोल करना बनता है, क्योंकि जो मेरे साथ हैं आप उनकी आवाज के दीवाने नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उनका पैशन डांस था, सिंगिंग नहीं था, बट शी स्टार्टेड दिल्ली के जगरातों में, और भी स्टेज नेम बेबी निधि। देन पापा ने अपना करियर छोड़कर उन्हें सपोर्ट किया, एंड फाइनली हेलो बॉम्बे नाम का एक शो देखा, उसमें बीचेस देखे, तो पापा से कहा कि बॉम्बे चलते हैं। फिर वहां कल्याण जी मिले, और देन सफर का भी आगे तक बढ़ा। सो वेलकम सुनिधि। सुनिधि, हमारे देश में ना बड़े तरह के सिंगर्स होते हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे, बट आपको पता सबसे ज्यादा कौन से सिंगर्स होते हैं? बताइए। बाथरूम सिंगर्स। हम सब बाथरूम सिंगर्स हैं। दूसरी तरह के सबसे कम होते हैं आपके जैसे, जो कॉन्सर्ट्स करते हैं, जो कॉन्सर्ट्स तक पहुंचते हैं, और उनके कॉन्सर्ट्स सोल्ड आउट भी हो जाते हैं। क्योंकि आई थिंक सिंगर्स तो बहुत होते हैं, बट आई थिंक कॉन्सर्ट में एक भीड़ जो जुटाना होता है, जो एक ऑडियंस चाहिए होता है, उसके लिए एक मैड आपको एनर्जी भी चाहिए और वैसे गाने भी चाहिए। सो मैंने कहीं पे पढ़ा था, नहीं सुना था आपके इंटरव्यू में, कि यू आर द मोस्ट रियल इन कॉन्सर्ट्स। As in, my most real self yes is on stage. Yes. ऐसा Because क्यों है I am, क्योंकि वहाँ कोई इनहिबिशंस नहीं है, वहाँ कुछ सोच विचार नहीं है, सिर्फ जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा मैं करती हूँ, जैसा मुझे गाना है वैसा गाती हूँ। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। वो 3 घंटे मेरे अपने इस तरफ ले जाना चाहूँ, वहाँ थैंकफुली लोग मेरे साथ होते हैं। एंड there comes a point in my show where I'm totally transported to some other planet, and I feel that all the people who have come to watch me, वो भी मेरे साथ वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। So it's a beautiful experience for me. आप उस वक्त एक अलग जोन में रहते हो, कि जितनी हम क्लिपिंग्स देखते हैं, मतलब यू आर जस्ट, मतलब ऐसा लगता है कि जब हम जनरली आपको देखते हैं कहीं पे वीडियोस में, वो अलग सुनिधि हैं, और जो स्टेज पे हैं, मतलब यू आर जस्ट एकदम, कहते हैं ना, ट्रांस में चले जाना, वैसा होता है आपके साथ? आई थिंक ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सुनने मिलता है ये कि यू आर लाइक 2 different people, one is on stage and the other one we are meeting. पता नहीं, ऐसा कुछ मैं प्लान तो नहीं करती हूँ, बट स्टेज with that costume, hair and makeup, and my love that I have for my songs,
I love my songs. I am whatever I am today because of my songs. So I think the combination of everything वो स्टेज पर दिखने लगता है and I just become somebody else. अच्छा, अब पिछले कुछ दिन से आपकी वजह से हमारी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि हम जब कॉन्सर्ट के स्टोरीज शेयर कर रहे हैं तो हमारे पास फ़ोन आता है, पहले 4 तारीफ़ें होती हैं झूठी, उसके बाद यार पासेस दिलवा दो। तो जो बे हो रहा है उसके लिए हाउ मच यू आर एक्साइटेड? और क्योंकि 9 सिटीज़ एंड एकदम 10 सिटीज़ और मेजर दिल्ली, बॉम्बे, मतलब मुझे दिल्ली से, बॉम्बे से, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज अप्रोचिंग कि भाई कुछ जुगाड़ करवा दो टिकट्स का, बट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। जो आज मुझे पता चला, मैंने टीम से बोला भी कि कुछ मिल सकता है, तो दे सेड कि नहीं, कोई चांसेस नहीं है। Firstly, I'd like to congratulate Bay for doing this. Yes. You know, I think they are also starting out in the concert business, and we doing this together is going to be very exciting. जब like-minded लोग मिलते हैं तो चीज़ें और अच्छी होती हैं। तो they are as energized, as excited, and also very enthused about doing everything right. And जो cities चुने हैं करने के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। काफ़ी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ मैंने मेरा सोलो कॉन्सर्ट प्रॉपरली पब्लिक शो किया नहीं है, सो दैट्स गोना बी ग्रेट। बाकी इंडिया में ये टूर करना इसकी बात ही अलग है। वैसे तो हमने इसे बाहर परफॉर्म किया है इस कॉन्सर्ट को, और थैंकफुली बहुत अच्छी सक्सेस रही है, हर जगह सक्सेसफुल रहे हैं शोज़। बट इंडिया में लोगों को कैसा लगेगा ये जानते हुए कि मैं उनकी हूँ, मैं यहीं से हूँ, और यहाँ जो पूरी देसी वाइब है, जब आप अपने लोगों के बीच में परफॉर्म करते हो तो आपको उनकी नस नस से आप वाकिफ़ होते हो कि उनको कैसा अच्छा लगेगा, कैसा पसंद आएगा, तो कैसे वो रिएक्ट करेंगे, कैसा समा होगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट। अच्छा, आपके लिए बे क्या है? अगर मैं पूछूं, वी यूज द वर्ड ना बिफोर एनीवन एल्स, एक तो सिंगिंग होगा ही होगा, उसके अलावा इफ एनी पर्सन, एनीथिंग जो आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार ये बिफोर एनीथिंग एल्स? ओह, लाइक एनी पर्सन? कुछ भी, पर्सन, थिंग, टी, कॉफी, म्यूजिक। म्यूजिक, म्यूजिक बिफोर एनीथिंग एल्स। अच्छा, अब म्यूजिक में आप एक्सेल किए, बट आपका पैशन डांसिंग था ना? यू डिडंट वांट टू बी अ सिंगर? Firstly, I haven't excelled in music. Just to correct you. वो हमेशा एक अच्छे आर्टिस्ट का, सॉरी टू इंटरप्ट, वो हमेशा जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट होंगे, आप कभी भी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि वी हैव एक्सेल्ड। No, वो बात नहीं है। आई थिंक म्यूजिक से जब बात जुड़ती है तो कुछ ऐसा होता है कि आप बस सीखते हो। एवरी टाइम यू आर गेटिंग बेटर, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ अचीव नहीं कर लिया, आपने कुछ बेहतर सीखा है जिस वजह से आप बेहतर हुए हो, और उसकी एक खुशी होती है, ऑफ कोर्स उसको आप सेलिब्रेट करते हो और सीख कर, एंड दैट्स हाउ म्यूजिक गोज। एंड यू वर आस्किंग मी, पैशन वाज डांस ना? हाँ, आई मीन व्हेन आई वाज 4 years old, और मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों, जैसे घर का माहौल होता है, दिल्ली के जो घर होते हैं, कोई गेस्ट आया तो बेटा ज़रा डांस करके दिखाओ, गा के दिखाओ। तो मैं अपनी सिस्टर के लिए गाती थी, वो डांस बहुत अच्छा करती, और कभी कभी उल्टा होता था, मैं डांस करती थी और वो गाती थी। तो हम दोनों में से गाने और डांस दोनों में वो बेहतर थी, लेकिन मेरा शायद डांस थोड़ा कम अच्छा था, तो लोगों ने सिंगिंग नोटिस करना शुरू कर दिया। और फिर पापा से उनके दोस्त जो आते थे, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सीरियस मामला है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो फिर पापा ने पूरा अपना ध्यान मुझ पे लगा दिया, और मेरा पैशन डांस हमेशा से रहा है, मुझे डांसर ही बनना था। लेकिन आई एम स्टिल थैंकफुल, क्योंकि गाने की वजह से अब मैं स्टेज पे, अब नहीं, जब से हूँ, डांस तो वो होता है ना आपके मन में, जो आप वो जो करना चाहते हैं। तो जब से मैं परफॉर्म कर रही हूँ, जब से मैंने खुल के स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया है, मैं डांस भी कर रही हूँ। सो आई गॉट बोथ कवर्ड, बट द प्रॉपर काइंड ऑफ डांसिंग जो मुझे सीखना था, कोई जॉनर सीखना था, दैट हैपेंड इन कोविड, व्हेन वी वर ऑल होम। हम लोग बस घर की झाड़ू पोछा और सफाई कर रहे थे, बर्तन धो रहे थे। तो उस बीच में मुझे ऐसा लगा कि अब वक्त है, तो क्यों ना डांस सीखूं। और फिर मैंने ऑनलाइन सीखना शुरू किया, और फिर स्लोली थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर, एंड देन आई गॉट इनटू डांसिंग प्रॉपर्ली, लाइक लर्निंग प्रॉपर्ली। और फिर देखते ही देखते आई रियलाइज्ड कि ऑल ऑफ दिस लर्निंग इज एक्चुअली हेल्पिंग मी ऑन स्टेज। देन वी स्टार्टेड हैविंग अ प्रॉपर कोरियोग्राफी, प्रॉपर डांस सीक्वेंसेस इन शोज। सो इसीलिए वो सब अभी काफ़ी बदल गया है। आपका स्टेज नेम बेबी निधि था पहले,
रियल नेम। तो बेबी निधि के बारे में अब जब सुनिधि सोचती हैं, आई मीन जाहिर है किसी भी बच्चे को आप जब गाना गाते हुए देखती होंगी तो वो मेमोरीज आती हैं दिमाग में। नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, भूल नहीं गई हूँ, मुझे याद है। पूछेंगे तो सब याद आ जाएगा। लेकिन बेबी निधि स्टेज पे, मेरा नाम निधि है, निधि था। और स्टेज पे क्योंकि बुलाते ही एक आपके नाम के साथ एक कुछ जोड़ते हैं, शुरू में जैसे होता था मास्टर, कुमार, मास्टर, हाँ, हाँ बेबी, यस। हाँ। तो ऐसे ही मेरा बेबी निधि था, तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त की मेमोरी मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि स्कूल जाना कम होता था, जागरण, लेट नाइट जागरण होते थे, फिर थोड़े शोज़ वोज़ करने लगे। तो उस वक्त की मेमोरी बस यही है कि भागम भाग लगी रहती थी। और मुझे स्कूल जाना, इवन दो आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट, मुझे होमवर्क करने का वक्त नहीं मिलता था। तो मुझे टीचर्स और मेरे जो फेलो कलीग्स थे वो हेल्प करते थे, और कैसे कैसे करके मैं पास हो जाती थी। और सुनिधि कल्याण अंकल की वजह से पढ़ा, क्योंकि उनकी एकेडमी में सभी लोगों का नाम स से शुरू होता था। साधना सरगम जी, सोनाली वाजपेयी, स्नेहा पंत, इनफैक्ट फॉर अ लिटिल वाइल श्रेया भी कल्याण अंकल के साथ एसोसिएटेड थी। तो मेरा नाम भी उन्होंने फिर निधि से बोला क्यों ना हम सुनिधि कर दें, एंड उतनी सोच ही नहीं थी आगे। तो मैंने तो कुछ बोलना ही नहीं था, बट पापा ने ही बोला हाँ ठीक है, सुनिधि ठीक है, बस। तो ऐसे ही सुनिधि चौहान पड़ गया। अच्छा, ये भी था कि तबस्सुम जी ने भी आपके पापा से कहा था कि इसकी सिंगिंग को बहुत सीरियसली लेना और बॉम्बे आके मिलना। जी जी, तबस्सुम जी ने कहा था, इसीलिए हम बॉम्बे गए थे। और छुट्टियां थी, स्कूल की छुट्टियां थी, तो पापा ने सोचा कि क्यों ना बॉम्बे चले इस बार, क्योंकि हम वो सलाम बॉम्बे, हेलो बॉम्बे करके एक शो आता था, और उसमें दिखने मिलता था बीचेस और बॉम्बे कैसा है। तो हम जब गए तो पापा को याद था कि तबस्सुम जी ने जब दिल्ली आई थी तो उन्होंने कहा था कि कभी भी बॉम्बे आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। तो पापा ने उनको फ़ोन लगाया, हम मिले, और तबस्सुम जी ने हमें कल्याण आनंद जी से, कल्याण अंकल से मिलवाया, एंड देन वहाँ से सब शुरुआत हुई। अच्छा, 40th फिल्म फेयर अवार्ड था जहाँ आपने परफॉर्म किया, तो उसके बाद जब फिल्म फेयर जीता, क्या फीलिंग होती है कि जब हम एक अवार्ड में एक बार को तो हम परफॉर्म, और वो भी एज आई थिंक लीड सिंगर परफॉर्म नहीं किया था, आई थिंक यू वर पार्ट ऑफ अ I ग्रुप, was just, है ना? yeah, Little Wonders. बट देन आप उसी स्टेज पे जाते हो अवार्ड लेने, वो फीलिंग कैसी होती है? फिल्म फेयर बहुत ही पॉपुलर अवार्ड्स हमेशा से रहा है, इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखता है। तो डेफिनेटली जब मेरा नाम अनाउंस किया फॉर द R.D. बर्मन अवार्ड एंड आई वेंट अप टू पिक इट अप, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अवार्ड्स जीतने की बहुत आदत है, तो ये नई बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। मैं तो बस उसी में बहुत खुश थी कि आई वॉज नॉमिनेटेड और मेरा नाम उस स्टेज पर लिया भी गया। दैट वॉज ओनली अ वेरी बिग थिंग। बट आई डिड रियलाइज़ वन थिंग, जब मैंने जब मेरा नाम अनाउंस किया और मैं जा रही थी, तो यही था कि अरे वाह, इट्स सच अ गुड थिंग, मैं जाऊंगी, अवार्ड लूँगी और आ जाऊंगी। बट उस मोमेंट की क्या उस मोमेंट का क्या महत्व है, या उसकी इम्पोर्टेंस, या उसका वज़न क्या है, वो आपको जब आप उस मोमेंट में होते हो तो पता पड़ता है। तो जब मैंने वो अवार्ड रिसीव किया, मुझे लगा मैं अवार्ड लेके बस आ जाऊंगी। मैंने उसे रिसीव किया, मैंने थैंक यू बोला, and as I started walking towards my seat with the award, I realized that award, the gravity of that moment started to sink in, and it started getting heavier in my hands. I felt it कि ये actually अभी हुआ है, ये एक अजीब और नई बात है। So it was quite memorable for me, yeah. अच्छा, यू स्टार्टेड विद शस्त्र, द फर्स्ट फिल्म जिसमें आपने गाना गाया था, हाउ दैट हैपेंड? सो 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो मैंने परफॉर्म किया था, वहाँ आदेश जी, लेट आदेश श्रीवास्तव जी, वो वहाँ थे, और उन्होंने मुझे वहाँ सुना, और उन्होंने सोचा नहीं कि मेरी उम्र क्या होगी, उन्होंने सीधा मुझे 2 दिन के बाद बुलाया कल्याण अंकल से बात करके, और मुझे अपनी फिल्म शस्त्र में गाने का मौका दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि मेरी आवाज़ ऑलरेडी डिसेंटली मैच्योर थी, और मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा कोई बच्चे का गाना गवाएंगे। जब गाना ख़त्म हो गया तो मुझे बताया गया कि ये पता है, ये फिल्म की हीरोइन के लिए गाया तुमने, और मैं 11 साल की थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा क्या? मैं बहुत खुश भी थी। वहाँ चाय वाय पी के मैं घर गई, एंड आई रिमेंबर आई हैड फॉलन सिक दैट इवनिंग बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। मुझे बुखार आ गया था कि क्या हुआ।
And that is also a moment when I realized right after the recording कि ये जो मैंने अभी पहली बार माइक पे ऐसे गाया है ये अजीब था, चैलेंजिंग था, जो भी था. Now I want to do this for all my life. So pursuing it as a career. That's the moment I decided. Then Sandeep Chauta and Ram Gopal Verma gave you a big break मस्त में. Then I think आप उनका काफ़ी जिक्र भी करते हो जी, कि जी, जी, बिल्कुल. I वहाँ mean, से it changed. वहाँ से ही शुरुआत हुई. ये गाना गाने के बाद शस्त्र का मैंने कुछ और फिल्मों में इधर उधर थोड़ा बहुत गाया. राजा की आएगी बारात और वीर गति एंड कोई और फिल्म थी मजहर खान जी की, उसमें गाया. सब बैकग्राउंड स्कोर्स में गाया, आलाप वगैरह. और फिर इसी बीच एक रिकॉर्डिंग में मिस्टर सोनू निगम ने मेरा मैं कुछ एक इंग्लिश गाने ऐसी डेमो की तरह रिकॉर्ड किए थे, वो उन्होंने सुने. और क्योंकि वो भी उस रिकॉर्डिंग में आने वाले थे, और उन्होंने सुन के कहा पापा को कि मेरा एक दोस्त है संदीप चौटा, वो एक नई आवाज़ ढूंढ रहा है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को जाके उसको मिलना चाहिए. और बस उनके कहने की देर थी, पापा और मैं वहाँ चले गए. एंड संदीप चौटा हर्ड माई वॉइस एंड ही केप्ट लिसनिंग टू मी फॉर अबाउट एन आवर. उन्होंने वो पूरा सेशन रिकॉर्ड किया और फिर बोला ओके विल टॉक टू यू. और फिर हम वहाँ से निकल गए. तो हमें लगा कि बस चलो ऑडिशन था, देखते हैं अभी आगे क्या होता है. Exactly 10-15 days later, we got a call and he said, just come to the studio, we have to record a song. And then we did रुकी रुकी. रुकी रुकी सी ज़िंदगी झट से चल पड़ी. वो रिकॉर्ड होने के बाद जब रामू जी ने वो गाना शूट किया तो उनको ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ उर्मिला जी पर बहुत मैच हो रही है, तो फिर उन्होंने मुझे और 2 गाने उस फिल्म के लिए दिए. सो दैट्स हाउ दिस बिग ब्रेक हैपेंड. पापा की आपने बात की तो नॉर्मली अक्सर हम देखते थे कि हीरोइंस के साथ उनकी मम्मी जाया करती थी हर जगह. आई मीन इट वाज लाइक एक तरह का एक ट्रेंड भी था, ये कह लीजिए, या एक सेफ्टी के लिए भी. बट आपके लिए आपके फादर ने अपना करियर छोड़ दिया. ही वाज अ थिएटर आर्टिस्ट. श्री राम का किरदार वो निभाते थे. लोग बहुत बड़ी रामलीला में, बिल्कुल नेशनल लेवल की. हाँ, नेशनल लेवल की रामलीला में. तो वो जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जाहिर तौर पे हम माँ बाप का कर्ज तो कभी अदा कर ही नहीं सकते हैं. बट हाउ यू फील अबाउट इट? और अब जब आपको सक्सेस मिली, देन मतलब कभी लगा आपको कि यार मतलब इन्होंने ये छोड़ दिया सब कुछ, या वो उनके क्या थॉट्स थे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा कभी, क्योंकि जिसे आप बोलते हैं कि स्ट्रगल, अगर मैंने शुरुआत भी की और इतने सारे लोगों से हम मिले, हमने बोला कि मैं गाती हूँ या जो भी है, वो पापा ने मेरी तरफ से बात की, मैं तो चुप थी. और अगर कुछ हार्डशिप्स भी झेलनी पड़ी तो वो उन्होंने झेली है, और उन्होंने अपना करियर भी छोड़ा. तो मुझे उन्होंने पता ही नहीं पड़ने दिया कि कुछ उनसे छूटा भी है. आई एम श्योर उनको ऐसा महसूस होता होगा कभी कभी, या वो शायद भूल चुके होंगे थोड़े वक्त के लिए कि ये जो है ये बेहतर है, या फिर उनको कुछ सालों के बाद लगता होगा कि जैसा सक्सेस मैं देख रही हूँ वो भी देख रहे हैं, मेरी सक्सेस उनकी सक्सेस है, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आदमी का मन होता है कि मैंने क्या किया. सो आई थिंक पापा ने कभी वो शो ही नहीं किया कि उनको कोई तकलीफ़ थी या कुछ वो मिस कर रहे थे. ही वॉज़ वेरी हैप्पी इन सपोर्टिंग मी, सेम विद माई मॉम, माई सिस्टर. सो कोई तकलीफ़ होगी भी तो उन्होंने पता नहीं पड़ने दिया. इसलिए मैं वो पार्ट मुझे लगता नहीं है दैट आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट. बट आई थिंक जो अंदर का आर्टिस्ट है वो कभी मरता नहीं. तो माई डैड नाउ फाइंड्स हिज वेज टू फिगर कि जहाँ उनको अपने मन का कुछ करना हो तो करते रहते हैं. तो ही डस, yes, he's थिएटर एंड ऑल करते हैं अभी. आई वोंट से फुल ऑन, बट but अभी उन्होंने कुछ शुरुआत की है. उनको इंटरेस्ट तो हमेशा से ही था, तो अब वो बिजी लाइफ से अब जाके जब उनके लाइफ में थोड़ा एक वो हॉल्ट आया है कि नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड एवरीथिंग, सो नाउ ही कैन थिंक अबाउट ऑप्टिंग फॉर थिंग्स दैट ही ऑलवेज वांटेड टू डू, यू नो. तो एक चीज़ और, जब आप आए थे हाई पिच वॉइसेस जो हैं बहुत चलती थी, और आपकी शायद एक ऐसी पिच थी जिसको शायद डिफाइन नहीं कर पा रहे थे जो म्यूजिशियंस थे, और आपको बड़े सारे रिजेक्शंस भी होते थे, या बड़ा सारा वो भी होता था कि यार ये तो आवाज़ सूट नहीं करेगी, आप वापस चले जाओ. तो हाउ उस वक्त किस तरह से अपने आप को कंपोज किया, किस तरह से ये सोचा कि नहीं करना ही है? सो लकीली जब ये बात होती होगी कि मेरी एक पर्टिकुलर तरह की आवाज़ है और इस तरह के गाने गाने चाहिए, तब मैं बहुत ही छोटी थी. और जब
मुझे मस्त में ब्रेक मिल गया एंड सब जो सारे जो नोशंस थे टूट गए लोगों के कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि people like Ram Gopal Verma who believed in doing something different, people like Sandeep Chauta who had the faith and had the guts to try out a new singer and give such big songs to a person who's absolutely new to this industry. तो जब ऐसा कोई खड़ा होता है ना, तो फिर और अगर वो चीज़ वो बात बन जाए, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, फिर लोग भूल जाते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। फिर मैंने बहुत गाने गाए, लेकिन फिर एक नया चीज़ शुरू होता है, वो ये है कि इस तरह का ही गाना गा सकती हैं तो ऐसे ही गाने देते हैं, तो टाइप कास्ट करते हैं। फिर जब तक मैं उस शायद स्ट्रगल में अपने आप को पाती कि ये क्यों हो रहा है, आई वॉन्ट टू सिंग, उस बीच में बिना किसी स्ट्रगल के आई वुड से मुझे अनु मलिक जी ने एक रोमांटिक गाना गवा दिया। और फिर सो आई विल लकी, आई विल एडमिट करूँगी मैं कि God was really kind and always showering his blessings, क्योंकि मैं उस चीज़ में फंस सकती थी और मुझे शायद तो मुश्किल भी होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आवाज़ें ऑलरेडी थी और मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि they were already available. In fact, when I came to the industry, I don't think somebody like me was even required, क्योंकि सब सही चल रहा था। बट वही 10 लोगों में से कोई एक होता है ना जिसको कुछ अलग करना होता है, तो ये वो लोग थे, संदीप चौटा और राम गोपाल वर्मा जी, जिन्होंने ये किया। And then I was loved by everybody. People loved me. They appreciated my voice. So मुझे actually rejection जैसा नहीं मिला. But हाँ, I could have gotten to that point. But then Anu ji changed everybody's perspective. हाँ कि perspective, sorry, कि ये मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है गाना गा दिया। तो then उसके बाद सारे रोमांटिक गाने मुझे गाने के लिए मिलने लगे। जब ये दोनों जॉनर हो गए तो लोगों ने सोचा ओके लेट्स ट्राई समथिंग मोर, एंड देन आई एंडेड अप डूइंग सो मेनी अदर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट ब्रॉट मी हियर टुडे। अभी आपके कॉन्सर्ट के लिए बहुत लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन एक शख्स थे जिनके कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए आप बहुत एक्साइटेड थी। अब मैं वो नाम लूँगा और फिर आपकी जो फीलिंग्स होंगी आप बताइएगा। माइकल जैक्सन जी, बहुत एक्साइटेड थी, बट वो दिन मैं नहीं भूल सकती। 4th of September 99 when he came to perform in Bombay, उस रात को ही मुझे भी एक फ़्लाइट पकड़ के जाना था US, और मैं तब उस तरह की स्टेट में नहीं थी जब मैं बोल सकूं कि मुझे नहीं जाना है। आई वांट टू सी दिस शो एंड आई मिस्ड आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, एंड देन दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नेवर केम। अच्छा सुनिधि, जब स्टेज पे होते हैं हम तो आसपास एक तो इतना हीटेड एटमॉस्फेयर, एंड आई थिंक उस वक्त एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आपकी लगती है, तो कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है भाई, कोई फैंस हैं वो आपके ऊपर जो है कुछ फेंक रहे हैं, या और कई बार आउट ऑफ लव भी फेंकते हैं, कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे, या उस सिचुएशन को आर्टिस्ट कैसे हैंडल करता है? मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक बार शायद जैसा कि आपने कहा प्यार में या एक्साइटमेंट में ऐसे कुछ आ गया था स्टेज पे, बॉटल या कुछ, बट इट्स ओके, आई मीन इट डिडंट मैटर टू मी, इट्स नॉट अ रेड फ्लैग यार ये क्या हो गया। हाँ, आई स्टिल वुड एक्सपेक्ट कि ऑडियंस थोड़ा सा कंसिडरेट हो, क्योंकि कभी कभी प्यार मोहब्बत में लग सकती है ना, या फिर वो कुछ ज़्यादा भारी हो सकता है। ये तो शायद खाली बॉटल जैसी थी, बट अगर कुछ भारी होता तो लग भी सकता था। माइक पे ही लग जाता तो फेस पे लग सकता है, बट you have to just ignore these things. You can't feel bad about them and just be happy के लगा नहीं and you got saved, I think. अभी जब स्टेज पे जाती हैं नर्वस होती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? I'm not nervous before going on stage. मैं कभी भी नहीं होती थी, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसा रहा कि शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि वो फीलिंग ऑफ नर्वसनेस होती क्या है वो महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। It was a very by the way kind of a thing for me कि स्टेज पे जाओ गा के आ जाओ, and I did that. और ऑडियंस थी तो मुझे वो ग्रेविटी पता ही नहीं पड़ी उस बात की कि ऑडियंस कुछ होती है, वो लोग जज कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं आपको। मैं सिर्फ गा के आ गई, तो वो ऐसी कोई फीलिंग शुरू से ही नहीं थी, फियर ऑफ गोइंग ऑन स्टेज। बट या देयर इज ऑलवेज एक्साइटमेंट व्हेन आई एम ऑल रेडी टू गो ऑन स्टेज, देन आई कांट वेट इन द बैक स्टेज, आई हैव टू गेट ऑन स्टेज। एंड जस्ट लाइक दिस टूर, अभी सारे शोज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दूर दूर हैं क्योंकि मुंबई और दिल्ली हो जाने के बाद फिर बेंगलोर और लखनऊ, ये सब जनवरी, फरवरी, मार्च तक शोज़ हैं।
मुझे मन कर रहा है कि मैं हर वीकेंड में हर जगह जाके शो खत्म कर दूं, बिकॉज आई रियली एम एक्साइटेड अबाउट इट. सो एक्साइटमेंट इज व्हाट आई फील. एक चीज़ और, जो जब भी मैं आपको स्टेज पे देखता हूँ ना, एक चीज़ मेरे दिमाग में हो जाती है कि आपकी स्टाइलिंग कौन करता है, बिकॉज वो इतनी ज़बरदस्त होती है. व्हाटएवर यू वेयर, मतलब वो एकदम यू लुक लाइक अ कंप्लीट रॉक स्टार. तो वो उसके पीछे किसका हाथ है? मेरे स्टाइलिस्ट्स, मेरे जो हैं, देयर इज़ एल्सा, देयर इज़ सौम्या, एंड आई, एंड ऑफ कोर्स आई हैव माय ओन विजन व्हिच दे काइंड ऑफ फॉलो. एंड और अब ये थोड़ी मिली भगत वाली बात है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच आई एम टोटली कन्विंस्ड कि ये मुझे नहीं करना है स्टेज पे, तो वो मुझे उस तरह की चीज़ें आइडियाज़ देते ही नहीं हैं. But sometimes they as an audience feel कि if you tried this, maybe this will look good. So they keep coming up with the ideas and we sit on it and we work on things. So it's a combined. आपके इनपुट्स रहते हैं उसमें कि भाई Absolutely. Something that I am not comfortable with, or मुझे कुछ दे दिया और मैंने पहन लिया, ये कभी नहीं हो सकता. I have to see how I'm going to feel in it, what material. But फैब्रिक टू फैब्रिक भी बहुत हम पर्टिकुलर हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डांसिंग एंड स्वेट एंड सिटिंग एंड स्टैंडिंग एंड जंपिंग. तो उसमें वी हैव टू हैव द राइट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम विच इज़ कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट टू ओवरवेलमिंग, बिकॉज अल्टीमेटली ऑन स्टेज चाहे आप जो भी पहन लो, इट इज़ द वॉइस, इट्स द परफॉर्मेंस दैट पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर एंड नॉट योर कॉस्ट्यूम. जब एक 3 घंटे का शो खत्म होता है, हाई एनर्जी शो सब, उसके बाद सबसे पहली चीज सुनिधि क्या करती है? होटल रूम में जाके जो वहाँ कुकी उन्होंने ला के रखी है मेरे लिए, वो खाती? वो पहले खा लेती हूँ. अच्छा, एक चीज, अब जैसे मैंने बताया हमको बड़े सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि यार पासेस दिलवा दो. एक तो हिंदुस्तान में लोगों को ना डिस्काउंट और पासेस का सबसे ज्यादा शौक है. मतलब जिसके पास ये एक बात अच्छा मुझे पैसा है ना, वो अच्छी भी नहीं सोचेगा यार फ्री में मिल जाए. मतलब फ्री वाली जो किक होती है. आपके पास या आपकी टीम के पास कितने रिक्वेस्ट आए हैं अभी तक कि कुछ जुगाड़ करवा दीजिए, आप तो करवा सकते हैं? उनका तो फ़ोन भरा पड़ा है, मुझे यही मिलता रहता है. मेरा ही फ़ोन भरा पड़ा है. बहुत सारे मेरे जानने वाले और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स, उन सबको देखना है, तो ये होता है. बट ऐसे भी हैं कुछ जेन्युइन जानने वाले जो टिकट्स ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं और ये फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आ रहे हैं. वी डिडंट कॉल यू टू आस्क फॉर पासेस, वी वर टेलिंग यू दैट वी आर कमिंग. सो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखकर, क्योंकि मैं खुद I would never take passes for any concert. If I want to see a concert, I would buy the tickets. In fact, एक concert में मेरे पापा को और उनके कुछ दोस्तों को देखना था. So I bought the tickets for my own concert because lot of hard work is put in these shows and people are banking on many things. तो उनका कहीं भी कोई नुकसान हो वो मुझे नहीं अच्छा लगता. और ये एक ऐसा कल्चर है जो आई थिंक हमें उसमें इवॉल्व होना चाहिए थोड़ा. फ्री, इट्स लाइक अगर आप पैसा देके देखेंगे ना, तो आपको उसका ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है. तो गाइस, सुनिधि को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप मुझसे फ्री में पासेस मांगे, ठीक है? हाँ, तो टिकट खरीदो, अभी थोड़ी बहुत अवेलेबल हैं. Yes. आई थिंक दिल्ली वाले की तो 27 को है, तो आई थिंक थोड़ी 10-20% अभी बची हुई हैं. फिर पता चले कि वो भी नहीं बचे, फिर आप ये कहो कि हमको किसी तरीके से टिकट का जुगाड़ करवा दो, हम पैसे भी दे रहे हैं. तो वो सिचुएशन आए उससे पहले प्लीज बुक द टिकट्स. थैंक यू सो मच सुनिधि. और आप बहुत थक भी गए हो आज, क्योंकि ये बहुत हार्डवर्क होता है भाई, ये इसको प्रमोट करना. अभी आई थिंक 3-4 इंटरव्यूज हो चुके हैं, इसके बाद 3-4 और पेंडिंग हैं. तो अभी तो मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता. आप दूसरा इंटरव्यू देख लेना. मैंने सोचा शायद सुनिधि को मेरे ऊपर दया आ जाए और वो 2 लाइन सुना दें. I'll sing. बस काम हो गया. मिल गई आज आसमां से, आ गई आगे मैं जहां से, ये क्या हुआ. उड़ी नींदें आंखों से जुड़ी, रातें ख्वाबों से मुड़ी, ये जाने मैं कहां. थैंक यू सो मच. एंड मैं टिकट लेके आऊँगा पक्का दिल्ली वाले कॉन्सर्ट में. और जो भी आप लोग टिकट लेके आए तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि अगली बार फिर जब हम सुनिधि के साथ बैठेंगे तो 2-4 लोगों के नाम ले लेंगे, ताकि लोग टिकट खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाएं.
थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपको तो 10-10 शोज अभी करने हैं, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अटेंड कर सकें, बिकॉज वी डोंट वांट टू जरूर मिस। आइए, जरूर। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।